जय हिंद। आज आपको दिखाएंगे बेनी प्रसाद वर्मा की अग्नि परीक्षा, नौजवानों की ताकत और इलेक्शन सर्वे का फरेब। वेलकम टू इलेक्शन न्यूज लाइन। आपको सियासी पार्टियों की पॉलिटिक्स की हकीकत हम बताते हैं ताकि आप पॉलिटिक्स का असली चेहरा समझ सकें। आज का सफर शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। कल 1,70,00,000 वोटर्स दिखाएंगे ताकत, नौजवान के हाथों सियासत का मुस्तकबिल। मुसलमानों के लिए पहला फेज है अहम, 109 मुस्लिम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। पहले फेज में कांग्रेस की प्रतिष्ठा लगी दांव पर, होगी बेनी प्रसाद वर्मा की अग्नि परीक्षा। और आवाम की खामोशी से परेशान हुई सियासी पार्टियां, सर्वे रिपोर्ट से पहला कंफ्यूजन। कल 1,70,00,000 वोटर्स अपनी ताकत दिखाएंगे। इसमें बड़ी तादाद उन नौजवान वोटर्स की भी है जो पहली बार अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। एक अंदाजे के मुताबिक इस बार करीब 30% नौजवान वोटरों का झुकाव जिस तरफ हो जाएगा वही पार्टी बढ़त बना सकती है। नौजवानों की अपनी जरूरतें हैं, वो रोजगार पाना चाहते हैं, करप्शन मिटाना चाहते हैं। इसमें न जाने कितने नौजवानों ने अन्ना हजारे और बाबा रामदेव के आंदोलन में हिस्सा लिया। नया वोटर पढ़ा लिखा है, उसे बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। वो लीडरों की बातों से ज्यादा उनकी नीयत देखता है। उसके लिए जात पात कोई मायने नहीं रखती। इसके बावजूद अगर मायने रखे तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन दिखाई ये देता है कि वो इस बात से भी खुश नजर नहीं आता कि सभी सियासी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान करते वक्त उम्मीदवारों की सलाहियत से ज्यादा उसकी जात और विनर होने की खूबी पर ज्यादा तवज्जो दी है। पहले फेज का इलेक्शन मुसलमानों के लिए भी अहम है, इम्तहान है मुसलमानों का। इलेक्शन से पहले उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी ने मुस्लिम वोटरों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी चूंकि अपनी चालाकी दिखाने में सबसे आगे है, इसीलिए उसने मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के अलावा इलेक्शन की तारीख में हेर फेर कराने में भी कोई शर्म महसूस नहीं की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिनको देखकर ऐसा लगा कि कांग्रेस का फेवर करने के लिए उठाए गए थे। मिसाल के तौर पर मायावती के जरिए बनवाई गई हाथी की मूर्तियों पर पर्दा डलवाना और 4 फरवरी की तारीख को बदलकर 3 मार्च करना। इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इस डेट को बदलने की ये दलील दी कि 4 फरवरी को चूंकि ईद मिलादुल नबी है, इसीलिए इस डेट को बढ़ाकर 3 मार्च कर दिया जाता है। हालांकि उस वक्त भी कई मुस्लिम उलेमाओं की तरफ से कहा गया था कि ईद मिलादुल नबी 5 फरवरी को पड़ेगी, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर साहब ने किसी की बात नहीं मानी। इससे तो अब ये साफ हो जाता है कि यूपी के इलेक्शन में मुसलमानों के दरमियान अपनी घटती हुई मकबूलियत को देखते हुए कांग्रेस ने शायद जानबूझकर इलेक्शन कमिश्नर को ये कदम उठाने पर मजबूर किया हो ताकि मुसलमानों को बेवकूफ बनाकर उनका वोट हासिल करने के लिए कांग्रेस को 1 महीने का वक्त और मिल जाए। इस बात में दम इसलिए लगता है क्योंकि पहले फेज के इलेक्शन में सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में हैं और जिन इलाकों में वोटिंग होनी है वहां पर मुसलमानों का परसेंटेज भी ज्यादा है। लेकिन पहले जिस तरह से ओबीसी रिजर्वेशन के अंदर 4.5% कोटे को लेकर कांग्रेस ने गुमराह किया था और उसके बाद मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कई झूठ बोले, उससे तो ये बिल्कुल नहीं लगता कि कांग्रेस अपनी चालाकी में ज्यादा कामयाब हो पाएगी। आवाम तो अब फैसला कर ही चुकी होगी कि उन्हें किसको वोट देना है और किसको नहीं। कल जिन जिन इलाकों में वोटिंग हो रही है वहां 2002 में समाजवादी पार्टी का दबदबा था, लेकिन 5 साल बाद 2007 के इलेक्शन में यहां हाथी ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए।
बहुजन समाज पार्टी ने 30 सीटें जीतकर सबको पीछे छोड़ दिया। समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर थी, उसे 17 सीटें और बीजेपी और कांग्रेस को महज 4 और 3 सीटों पर सब्र करना पड़ा। पहले चरण में बीएसपी के लिए अपने किले को बचाए रखना मुश्किल लग रहा है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी के पास खोने के लिए यहां कुछ खास नहीं है। समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि वो यहां 2002 जैसा कारनामा दोहरा सकती है। वैसे इस इलाके में मुस्लिम वोटरों का अहम रोल होगा। 8 तारीख को असेंबली की कुल 403 सीटों में से 55 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। पहले मरहले में जिन 10 जिलों में वोट डाले जाएंगे उनके नाम हैं अंबेडकर नगर, बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, बस्ती, फैजाबाद, गोंडा, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और सीतापुर। पहले मरहले की वोटिंग इन मायनों में काफी अहमियत की हामिल है कि इस मरहले में सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में हैं और चूंकि मुस्लिम वोटों पर सारी पार्टियों की नजर है, इसीलिए पहले दिन की वोटिंग ये तय करेगी कि किस पार्टी को मुसलमानों की सबसे ज्यादा हिमायत हासिल हो रही है। 8 तारीख की पोलिंग में कुल 109 मुस्लिम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है और जिन इलाकों में वोटिंग होनी है उनमें से ज्यादातर इलाके मुस्लिम अक्सरियत वाले हैं। शायद इसीलिए पहले दौर के लिए हर पार्टी ने ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर अपनी जीत पक्की करवाने की कोशिश की है। 8 तारीख की वोटिंग के लिए कांग्रेस 54 सीटों पर, जबकि बीएसपी और समाजवादी पार्टी 55-55 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है। इसमें से कांग्रेस ने जहां 12 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए हैं, वहीं बीएसपी 18 और समाजवादी पार्टी ने अपने 28 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में खड़े किए हैं। इसके अलावा पीस पार्टी ने 10 और मौलाना आमिर रशादी की उलेमा काउंसिल ने 5 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए हैं। दूसरी तरफ इस मरहले में इलेक्शन लड़ने वाले आजाद मुस्लिम उम्मीदवारों की तादाद 24 है। पहले फेज की एक और मजेदार बात यह है कि 109 मुस्लिम उम्मीदवारों में सिर्फ एक ही खातून उम्मीदवार को टिकट दिया गया है और वो है डुमरियागंज से बीएसपी की उम्मीदवार सैयदा खातून। इससे तो यही लगता है कि कोई भी पार्टी औरतों को उनका हक नहीं देना चाहती और न ही उन्हें औरतों के मसाइल को हल करने में कोई दिलचस्पी है। खैर, अब देखना यह है कि कौन सी पार्टी ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत पक्की करवाने में कामयाब हो पाती है। जहां जहां वोटिंग हो रही है उन सभी जिलों की हालत करीब करीब एक जैसी है। विकास और औद्योगिक दोनों ही रूप से ये जिले आजादी के 65 साल बाद भी पिछड़े हुए हैं। तालीम की कमी साफ नजर आ रही है। बिजली, पानी तथा बुनियादी जरूरतों के अभाव में और मुकामी उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं। शासन की कोई पकड़ यहां दिखाई नहीं देती। सीतापुर में सालों से कोई फैक्ट्री नहीं लगी जिससे मुकामी बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। जो थी वो भी बंद होती जा रही हैं। 6 चीनी मिलें जरूर हैं, उनका भी हाल बुरा है। बाराबंकी भी अपनी परेशानियों से घिरा है। यहाँ कभी 2 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए थे, लेकिन आज उनमें से ज्यादातर फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। बहराइच कभी मसूर दाल की सबसे बड़ी मंडी हुआ करता था। अंबेडकर नगर में चांदी का मशहूर टेरिकोटा अब अतीत की बात हो गई है। बुनकरों के इस इलाके में 1 लाख पावर लूम है। लीडरों के वादों की असलियत यहाँ साफ नजर आती है। फिर भी सियासी पार्टियां जात पात और मजहब में उलझाकर अपना मकसद हासिल कर लेती हैं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि सर्वे रिपोर्ट ने किस तरह यहाँ कंफ्यूजन फैलाया है। थोड़ा सा इंतजार, अभी वापस आते। नजरों से दूर सत्ता के रहस्य सामने आएगी, छिपी हुई सच्चाई। सप्ताह की सबसे बड़ी पॉलिटिकल इनसाइड स्टोरी लेकर आ रहे हैं देश के सबसे निर्भीक और विश्वसनीय पत्रकार संतोष भारतीय। देखिए 2-2 शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। Ankush Capital, one-stop shop for insurance. We provide professional and quality solutions for health, life and your prestigious assets. For easy claims, contact Ankush Capital. Let's talk about our limitations. It's risky, but we can cover it.
I'm not perfect. Just insured by Ankush Capital. We help you gather information, compare prices, and apply instantly for health, life, and general insurance from leading companies in India. Contact 9211-728141 or email info@ankushcapital.com. वेलकम बैक। जिन 10 जिलों की 55 असेंबली सीटों पर वोटिंग होनी है वो बेनी प्रसाद वर्मा, पीएल पूनिया, जगदम्बिका पाल, विनय कटियार, हरिशंकर तिवारी, रमाकांत यादव जैसे नेताओं का इलाका है। इन नेताओं की साख उनकी पार्टी के उम्मीदवारों से जुड़ी है। पार्टी का उम्मीदवार अगर जीतता है तो सेहरा इन नेताओं के सिर भी बंधेगा, और अगर कोई उम्मीदवार हारता है तो उसकी जिम्मेदारी लेने से भी ये दिग्गज नेता भाग नहीं पाएंगे। वैसे भाई भतीजावाद यहाँ साफ दिखाई दे रहा है। कई नेताओं के बेटे और परिवार वाले मैदान में हैं। दरियाबाद से बेनी बाबू का बेटा राकेश वर्मा, अकबरपुर से पूर्व मंत्री राम अचल राजभर का बेटा संजय राजभर, पूरा नाम है उनका संजय राजभर, बस्ती से सांसद जगदम्बिका पाल का बेटा अभिषेक पाल, बांसी से पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी का बेटा विनय शंकर तिवारी, जलालपुर से सांसद रमाकांत यादव का बेटा अरुण यादव और पूर्व मंत्री वकार अहमद शाह का बेटा यासिर शाह मटेरा से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन ये इलाका कांग्रेस के लिए अहम है। अगर यहाँ कांग्रेस को बढ़त मिलती है तो बेनी प्रसाद वर्मा कांग्रेस के एक मजबूत नेता बनकर उभर पाएंगे। साबिक समाजवादी लीडर और अब कांग्रेस की मरकजी हुकूमत में वजीर बेनी प्रसाद वर्मा ने 2014 में होने वाले लोकसभा इलेक्शन मोदी बनाम राहुल होने की बात कहकर न सिर्फ एक नई बहस छेड़ दी है, बल्कि उन्होंने मुसलमानों को अपने जाल में फंसाने के लिए एक तरह से चारा भी डाल दिया है। बेनी इससे पहले अन्ना हजारे पर भी मुतनाज़े बयानबाजी करके सुर्खियां बटोर चुके हैं। फैजाबाद के एक जलसे में बेनी बाबू ने पेशगोई कर दी कि जनरल इलेक्शन में नरेंद्र मोदी को शिकस्त दे चुके राहुल गांधी मुल्क के वजीर आजम बनेंगे। उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती और समाजवादी के मुखिया मुलायम सिंह को भी खरी खोटी सुनाई। एक तरफ समाजवादी और कांग्रेस मिलकर प्रदेश में सरकार बनाने का सपना देख रही हैं, तो दूसरी तरफ बेनी ने ऐलान कर दिया है कि रियासत में कांग्रेस आरएलडी की सरकार बनने पर माया और मुलायम को जेल में डाल दिया जाएगा। बेनी बाबू बिना सर पैर के मुद्दों को क्यों हवा दे रहे हैं, इसके पीछे की साजिश को समझा जाए तो पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। असल में बेनी बाबू अपने आप को पिछड़ों का बड़ा नेता मानते हैं, लेकिन पिछले दिनों उनके अपने दबदबे वाले हलके में जिस तरह से उनकी मुखालफत की गई, उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनकी मुखालफत करने वाले उन्हीं के हामी थे, इसलिए वो इसे अपोजिशन की साजिश नहीं बता पाए। अवाम नाराज थे कि बेनी ने अपने इलाके के लिए कुछ नहीं किया। बेनी बाबू राहुल बनाम मोदी की लड़ाई को आगे बढ़ाकर खुद को कांग्रेस का सबसे बड़ा पैरोकार साबित करना चाहते हैं, तो इसके पीछे कहीं न कहीं उन्हें अपनी ही पार्टी के एमपी पीएल पूनिया को लेकर दिखाई दे रहा खतरा भी है। बेनी बाबू को जहां मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पीएल पूनिया को अवाम ने सराखों पर बिठाया है। ऐसे में बेनी बाबू को लगा कि कांग्रेस में उनकी बनी बनाई साख चौपट हो सकती है। बस इसी के बाद वो ऐसे हालात पैदा कर देना चाहते हैं कि अगर रियासत में कांग्रेस गठजोड़ वाली सरकार बनने की नौबत आए तो वजीर आला के तौर पर उन्हें आगे करने में कांग्रेस को कोई दिक्कत न आए। पहले फेज की वोटिंग से कांग्रेस बहुत उम्मीद लगाए बैठी है। सबसे कड़ा इम्तिहान समाजवादी से कांग्रेसी बने बेनी बाबू और नौकरशाही के बाद सियासत में आए पीएल पूनिया को देना पड़ रहा है। दोनों ही लीडरों को कांग्रेस पिछड़े और दलित चेहरे के रूप में आगे किए हुए हैं। एक खास बात आपको बताएं, पीएल पूनिया अकेले नौकरशाह हैं जो जितने करीब मायावती जब मुख्यमंत्री थी उनके थे, उतने ही करीब जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हुए तो उनके करीब रहे। इस समय वो कांग्रेस के दलित फेस हैं। टिकट बंटवारे में भी इन दोनों की खूब चली। भाजपा में भी उत्साह कम नहीं है। पहले फेज में अयोध्या में भी वोटिंग होनी है, लेकिन इस बार यहाँ राम लहर जैसी कोई बात नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में लिखा है कि वो अगर जीती तो राम मंदिर बनवाएगी। शायद इसी वजह से जनता दल यूनाइटेड अलग चुनाव लड़ रहा है और राम मंदिर जैसी चीज बनने का मखौल उड़ा रहा है। कई सीटों पर दल बदलू भी अपनी किस्मत चमकाने के मूड में है। अब जनता ने चुपचाप सभी पार्टियों को सुन लिया है, नेताओं को देख लिया है। इस चुनाव में लहर जैसी कोई बात भी नजर नहीं आ रही है। कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। इन सब के बीच चुनाव
में बरसाती मेढक की तरह टर टर करते ओपिनियन पोल और इलेक्शन सर्वेज ने और भी कंफ्यूजन फैलाया है। आइए सबसे पहले देखते हैं पंजाब को लेकर दीगर इदारों के सर्वे क्या कहते हैं। इंडिया टुडे ORG मार्क इलेक्शन सर्वे के मुताबिक यहां की 117 सीटों में से 69 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही हैं, जबकि मौजूदा सरकार अकाली बीजेपी गठजोड़ 40 सीटों पर सिमटता नजर आ रहा है। वहीं 8 सीटें आजाद और दीगर पार्टियों के खाते में जाती नजर आ रही हैं। कांग्रेस को 43%, जबकि अकाली बीजेपी गठजोड़ को 38% वोट मिलने की इम्कान इस सर्वे में जाहिर की गई है। जबकि सी वोटर और इंडिया टीवी का सर्वे बताता है कि प्रकाश सिंह बादल की सदारत वाले अकाली दल को अकेले मुकम्मल अक्सरियत मिल सकती है। इसका एक और नमूना देखिए। स्टार न्यूज नीलसन के ओपिनियन पोल ने इंडिया टीवी सी वोटर पोल के बिल्कुल बरअक्स नतीजा दिया है। इंडिया टीवी ने कुल 117 में से 63 सीटों के साथ शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठबंधन को मुकम्मल अक्सरियत मिलना बताया था। स्टार नीलसन का सर्वे इतनी ही सीटों के साथ कांग्रेस को इक्तदार में लौटाता नजर आ रहा है। अब जरा यूपी की तरफ रुख करते हैं। सी वोटर और इंडिया टीवी के सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश में इस बार किसी पार्टी को मेजोरिटी मिलने का अंदाजा नहीं है। इनके सर्वे से पता चलता है कि रियासत में 3 पार्टियों वाली असेंबली बनेगी, जिसमें मायावती की बीएसपी सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है। मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी दूसरे मुकाम पर रहेगी। बीजेपी और कांग्रेस तीसरे और चौथे मुकाम पर ही रहेंगी। उत्तर प्रदेश में ऐसी असेंबली बनती नजर आ रही है, जबकि सहारा के सर्वे की माने तो समाजवादी सूबे की सबसे बड़ी पार्टी होगी। समाजवादी को 140 से 150 सीटें, बीएसपी को 100 से 110 सीटें, बीजेपी को 80 से 90 सीटें, कांग्रेस को 60 से 70 सीटें और दीगर को 10 से 15 सीटें मिल सकती हैं। अब उत्तराखंड में सर्वे करने वाले इदारों ने क्या किया है, जरा इसका भी नजारा लेते हैं। इंडिया टीवी और सी वोटर के मुताबिक उत्तराखंड में मुकम्मल अक्सरियत के साथ कांग्रेस पार्टी इक्तदार में आती नजर आ रही है। सी वोटर इंडिया टीवी के सर्वे के मुताबिक 36 सीटें जीतकर कांग्रेस अकेले सरकार बनाने की पोजीशन में होगी। गौरतलब है कि 2007 के चुनाव में कांग्रेस को 21 सीटें मिली थीं। इस सर्वे में बीजेपी को भारी नुकसान का अंदाजा लगाया गया है। इसके मुताबिक उत्तराखंड में बीजेपी सिर्फ 22 सीटें जीत पाएगी, यानी उसे 13 सीटों का नुकसान हो सकता है। जबकि स्टार न्यूज AC नीलसन के इलेक्शन सर्वे के मुताबिक उत्तराखंड असेंबली इलेक्शन 2012 में 70 मेंबर्स वाली असेंबली में बीजेपी को 39 और कांग्रेस को 29 सीटें मिलेंगी और दीगर को केवल 2 सीटें मिलने जा रही हैं। इलेक्शन सर्वेज इतने अलग अलग हैं कि जो लोगों के मूड को कुछ नहीं बताते, कंफ्यूजन फैलाते हैं। और इन सर्वे से अगर आप लोगों के दिमाग को समझना चाहें तो कतई नहीं समझ सकते। वैसे मैं आपको एक मज़ेदार घटना बताता हूं। अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, चुनाव प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। मैं दिल्ली के एक होटल में एक बड़े टेलीविज़न नेटवर्क के CEO के साथ बैठा हुआ था। उनके सामने एक कंपनी के मालिक थे जिनका नाम बहुत ज़्यादा सर्वेस करने में आता है, जो माहिर माने जाते हैं। वो मुझे नहीं जानते थे। मैंने उनसे यूं ही पूछ लिया कि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी सर्वे करते हैं? हाँ, मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी करता हूँ। तो कैसे करते हैं? जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जितना पैसा देती है मैं उसके लिए वैसा सर्वे कर देता हूँ। मैंने पूछा क्या आप उनको जिता भी देते हैं? हाँ, मैं उनको जिताता भी हूँ। ये है सर्वे करने वाली कंपनियों की हकीकत। और ये सर्वे एक हथियार के रूप में पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव में इस्तेमाल करती हैं, उन लोगों के दिमाग को बदलने में, उन लोगों के दिमाग पर दबाव बनाने में जिनका दिमाग थोड़ा सा पक्का नहीं होता, थोड़ा सा अस्थिर होता है, जो सोचते हैं इसके साथ जाना है या उसके साथ जाना है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे किसने 5 लाख का गिफ्ट हैम्पर जीता और कौन बना आज का सबसे बेहतरीन वोटर, बेहतरीन शहरी। थोड़ा सा इंतजार, अभी रहो। नजरों से दूर सत्ता के रहस्य, सामने आएगी छिपी हुई सच्चाई। सप्ताह की सबसे बड़ी पॉलिटिकल इनसाइड स्टोरी लेकर आ रहे हैं देश के सबसे निर्भीक और विश्वसनीय पत्रकार संतोष भारतीय। देखिए 2-2 शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार शाम 6 बजे ETV के सभी हिंदी चैनलों पर। Ankush Capital, one-stop shop for insurance. We provide professional and quality solutions for health, life and your prestigious assets.
For easy claims, contact Ankush Capital. Let's talk about our limitations. It's risky, but we can cover it. I'm not perfect. Just insured by Ankush Capital. We help you gather information, compare prices, and apply instantly for health, life, and general insurance from leading companies in India. Contact 9211-728141 or email info@ankushcapital.com. वेलकम बैक। इलेक्शन न्यूज लाइन में अब आपको बताते हैं वोटर का इशारा। वोटर का इशारा एक मजेदार इशारा है। आज हमने सारे उत्तर प्रदेश में एक जानकारी ली और उस जानकारी से ये बात सामने निकल करके आई कि कांग्रेस एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर रही है। अगर कांग्रेस आज भी प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री घोषित कर दे, साफ साफ घोषित कर दे कि प्रियंका गांधी हमारी मुख्यमंत्री बनेंगी, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस स्वीप कर जाएगी। बीजेपी और समाजवादी पार्टी को वोट नहीं मिलेंगे। कांग्रेस ये करेगी कि नहीं करेगी हमें नहीं पता, लेकिन हमने लोगों के मन को जितना समझा, जितनी जानकारी ली, उसके आधार पर आपको जानकारी दे रहे हैं। ऊपर से प्रियंका गांधी ने एक दिन पहले ये कहा, एक दिन का मतलब परसों ये कहा कि क्या विपक्षी पार्टियां ये चाहती हैं कि मैं चुनाव में आऊं, मैं राजनीति में आऊं। और मजे की चीज कि उत्तर प्रदेश की सारी बड़बोली पार्टियां इस सवाल के ऊपर खामोश रह गईं। प्रियंका गांधी ऐसी शख्सियत नहीं है कि कुछ कहें और आप उसे इग्नोर कर दें। उन्होंने सीधे सीधे विपक्षियों से पूछा कि अगर आप कहेंगे तो मैं चुनाव में आऊंगी, मैं राजनीति में आऊंगी। विपक्षी पार्टियों को चाहिए था कि वो कहते प्रियंका गांधी आप भी आओ और लोगों के सवालों के ऊपर लड़ करके सामने सामने देखो। किसी विपक्षी पार्टी ने ये नहीं किया। ये विपक्षी पार्टियों की कमजोरी है और ये विपक्षी पार्टियों की बेवकूफी है। इलेक्शन न्यूज लाइन में बताएंगे कि 5 लाख का गिफ्ट हैम्पर किसने जीता। आज का सबसे बेहतरीन सवाल रुड़की उत्तराखंड से तस्नीम अख्तर ने पूछा है। उनका सवाल है कि इलेक्शन जीतने के बाद सभी नेताओं को कुबेर का खजाना कैसे हाथ लग जाता है। ये सवाल अहम इसलिए है कि ज़्यादातर लीडर्स इलेक्शन जीतने के बाद पहले से कई गुना अमीर हो जाते हैं। कोई भी एमएलए अवाम का नुमाइंदा होता है, उसका काम लोगों की मुसीबतों को दूर करना होता है, लेकिन देखा यह जाता है कि ज़्यादातर विधायक अपने ही काम में लग जाते हैं। तस्नीम अख्तर साहब को आज के सबसे जागरूक शहरी का खिताब, जागरूक वोटर का खिताब जाता है। आपको 5 लाख का गिफ्ट हैम्पर बहुत बहुत मुबारक। आज के सबसे जागरूक शहरी को डेली मल्टीमीडिया लिमिटेड की तरफ से मिलता है 5 लाख का गिफ्ट हैम्पर। इस इनाम के स्पॉन्सर है अंकुश कैपिटल। आप भी इनाम जीत सकते हैं। आप अपने सवाल 562635 पर एसएमएस कीजिए। एसएमएस करने के लिए पहले आप कैपिटल लेटर्स में ENL टाइप करें और अपने सवाल लिखें। साथ ही अपना नाम पता लिखना ना भूलें। इनाम की जानकारी के लिए 09211728141 पर फोन करें या मेल करें info@ankushcapital.com। कल वोटिंग है, वोट देने जरूर जाइए। और खासकर नौजवानों से हमारी गुजारिश है, नौजवानों से हमारी अपील है कि आप वोट देने जरूर जाएं और अपने साथ उनको ले जाएं जो चलने फिरने में लाचार हैं। अगर आप वोट देने जाएंगे और सही वोट देंगे तो यकीन मानिए आप यूपी की सियासत को बदलने में अहम रोल अदा करेंगे। और ये अहम रोल अदा करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इधर देखने में आया है कि मुस्लिम कौम वोट देने से थोड़ा सा हिचक रही है। उसे लगता है
कोई भी जीते उसकी किस्मत वैसी की वैसी ही रहने वाली है। नहीं, ऐसा नहीं है। दरवाजा बंद जरूर होता है, लेकिन उसे खोलने के लिए दस्तक देना जरूरी है। ये वोट दस्तक है। दस्तक दीजिए और सियासत का रुख तय कीजिए। इसीलिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि सही जानकारी लीजिए, सही फैसला कीजिए और सियासत का रुख तय कीजिए। आखिर में कल वोट देने जरूर जाइए। जय हिंद।